आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 14 मई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। वित्त मंत्री ने जारी की राहत की दूसरी किश्त, मजदूरों को मुफ्त राशन। बजट से राहत की प्रक्रिया को और सीमित कर दिया है। सीधे बजट से कोई बड़ा पैसा नहीं दिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों और किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज। मोटा उन्होंने ये बोला है कि हम आपका जो इंतजाम है लोन का, हम वो और इंतजाम कर देंगे। भारतीय सेना में आम लोगों की सेवा का प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं को थ्रिल और सेना के एडवेंचर से रूबरू कराने से ज्यादा पैसा बचाने के बारे में है। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे क्या हुआ उन आर्थिक पैकेजेस का जिनकी घोषणा सरकार अब तक कर चुकी है। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई राहतों की घोषणा। जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। इस योजना में एक राशन कार्ड पर राशन कार्डधारी देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं चावल, 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग योजना शुरू की जाएगी। घर से वापस की ओर आने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। रेहड़ी और पटरी मजदूरों को 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा दी जाएगी। भारत में आज से दूसरे देशों में जाने के लिए उड़ानों के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ। ये उड़ानें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और सिंगापुर तक जाएंगी। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 78,000 के पार। देश में सामान्य रेल सेवा अभी 30 जून तक शुरू नहीं होगी। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा, जल्द ही आएंगे सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज की दूसरी किश्त जारी की। आज के पैकेज में वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए घोषणाएं की। अब राज्य सरकारें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल मजदूरों को भोजन और आश्रय देने के लिए इस्तेमाल करेंगी। वहीं रेहड़ी पटरी वाले 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। वहीं 50,000 रुपए तक का मुद्रा लोन लेने वालों को ब्याज में 2% की छूट अगले 1 साल तक के लिए दी गई है। इसके अलावा इस राहत पैकेज में और क्या है, यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से। राहत पैकेज की दूसरी किश्त में सरकार ने इस बार कोशिश की थी 3-4 बड़े वर्गों को सामने रखने की। इसमें किसान थे, उसमें वो जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाकी शहरों से वापस लौटकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनके रोजगार खतरे में है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो लॉकडाउन के कारण जिनके रेहड़ी पटरी वाले जिनके काम धंधे लंबे समय से बंद हैं, और इसके अलावा जो नगरीय गरीब लोग हैं उन पर ध्यान रखने की कोशिश की गई थी। इस पैकेज की 2-3 खास बातें हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दूसरी किश्त तक आते आते सरकार ने बजट से राहत की प्रक्रिया को और सीमित कर दिया है। सीधे बजट से कोई बड़ा पैसा नहीं दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रक्रिया कल छोटे उद्योगों के संदर्भ में अपनाई गई थी, यानी कि पैकेज को फिस्कल पैकेज या मॉनेटरी पैकेज की जगह फाइनेंशियल पैकेज में बदलने की, वो प्रक्रिया इसमें और ज्यादा खुलकर सामने आई है। बड़े पैमाने पर उन स्कीमों का प्रावधान किया गया है जो चलती हुई पुरानी स्कीमें हैं, उन्हें कोविड के अवतार में पैक किया गया है। और ज्यादातर स्कीमें इस पर निर्भर हैं कि यदि आप बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी। बैंकों से कहा जाएगा कि आपको वरीयता पर कर्ज दें। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक के वर्किंग कैपिटल कर्ज देने की बात कही गई है। इस स्कीम के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं है, पर किन शर्तों पर वो कर्ज दिया जाएगा, उसे वापस कैसे करेंगे, ये पैसा कभी वापस आएगा, बैंक कैसे वसूलेंगे, ये सवाल बने हुए हैं। तीसरा जो सीधा उपाय है इस पैकेज में वो यह है कि राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए की आपदा राहत का पैसा दिया गया है, जो राज्य सरकारों को आमतौर पर वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलता है। और वह पैसा इसलिए दिया गया है कि वो प्रवासी मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था करें, जो भटकते हुए सड़कों से अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं, और उन्हें खाना दें और उनको आश्रय की व्यवस्था करें।
उन्हें मुफ्त अनाज देने के लिए, पूरे सभी राज्यों में मुफ्त अनाज बांटने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट से 3500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। कई सारी राज्य सरकारें पहले से ही मुफ्त अनाज बांट रही हैं और केंद्र सरकार से इस खर्चे की भरपाई की मांग कर रही थी। वो खर्चा इस पैकेज से बाहर से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा तमाम सारे जो उपाय इस पैकेज में हैं वो सब प्रोसेस के उपाय हैं, नीतियों के उपाय हैं। चलती हुई नीतियों को नए सिरे से प्रस्तावित किया गया है। कुछ में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, कुछ के लागू करने की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। इनसे सीधे मांग पर कितना असर पड़ेगा, रोजगार पर कितना असर पड़ेगा, लोगों की कमाई कितनी बढ़ेगी, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष या डायरेक्ट असर अर्थव्यवस्था की मंदी पर नजर आने में लंबा वक्त लगेगा। बिल्कुल अंशुमान जी, मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी कोई बात हुई है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आज कोई बात नहीं हुई है। और अगर आप सरकार के पैकेजों का क्रम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले पैकेज में आया था 1.7 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें कि किसानों को और गरीबों को सीधे पैसा उनके खाते में दिया गया था। आज किसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात नहीं हुई। आज जितने भी बेनिफिट से जितनी भी सुविधाएं हैं वो बैंकों के माध्यम से, अधिकांश सुविधाएं बैंकों के माध्यम से उन्हें से कोविड प्रभावितों को मिलेंगी और उसके बदले सरकार बजट में तरह तरह की गारंटी देगी या फंड देगी अगर लोग कर्ज लेना चाहेंगे। जानकारी दे रहे थे इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन देने की बात भी कही है, लेकिन क्या किसानों के सभी मुद्दे हल हो जाएंगे? यही समझने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की किसान अधिकार कार्यकर्ता रमनदीप सिंह मान से और जानी उनकी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री जी ने आज जो किसानों के लिए जो अनाउंसमेंट की है उसमें मोटा मोटा उन्होंने ये बोला है कि हम आपको और आपका जो इंतजाम है लोन का हम वो और इंतजाम कर देंगे। उन्होंने ये इसमें वो कोई घोषणा नहीं की कि जो इस साल की फार्म इनकम में जो भी हुआ है, घाटा हुआ है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो घाटा हुआ है, हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स है उसमें घाटा हुआ है, सब्जियों के किसान को जो घाटा हुआ है, उसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने 1 रुपए की भी हेल्प उन्होंने अश्योर नहीं की। तो सारों को ये आशा थी कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई होगी। अब इन्होंने बोला कि 2 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर पे जो भी उठाते हैं किसान उठाते हैं लोन, वो हम इंक्रीज कर देंगे रुपया 2 लाख करोड़। तो वो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि जिस किसान की इस साल की फसल टोटल होगी, खराब होगी, वो फिर क्या करेगा? तो इस जो आज इन्होंने पैकेज में जो भी आज इन्होंने अनाउंस किया है उससे किसानों को तो कोई भी फौरी उनके हाथ में आई नहीं राहत मिलेगी। ये बताइए कि क्या बेहतर हो सकता था इस पैकेज में? देखिए, इस पैकेज में एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसा बोलेंगी जैसे इन्होंने ये घोषणा की थी कि पीएम किसान स्कीम की 1 इंस्टॉलमेंट हम फार्मर्स के अकाउंट में हम थोड़ा सा कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले अगर ये ऐसे बोलते कि हम 1 इंस्टॉलमेंट फार्मर्स को हम एक्स्ट्रा दे देंगे, तो हर किसान को अगर राउंड अबाउट 1 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान की एक्स्ट्रा आती इस बार, तो फिर आप ये बोल सकते थे कि किसानों के हाथ में आया पैसा। अब किसानों के हाथ में तो आया नहीं कुछ, तो इन्होंने बस सिर्फ यही बोला है कि हम आपका जो आगे जो इंतजाम है लोन का, हम वो आपका कर देंगे इंतजाम। सरकार ने अपनी तरफ से जो हार्ड स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग नहीं की। शुक्रिया रमनदीप सिंह मान। सरकार ने यूनिवर्सल राशन कार्ड देने और मनरेगा में भी काम बढ़ाने की बात की है। इसका क्या असर होगा, बता रही हैं IIM प्रोफेसर रितिका खेड़ा। देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून है ना, उसमें ये लिखा है कि 2/3 आबादी को राशन कार्ड मिलेगा। लेकिन जब कानून लागू हुआ 2013 में, तो सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार राशन कार्ड बांटे। तो आज वास्तविक स्थिति ये है कि केवल 60% के पास राशन कार्ड है, 66% के पास नहीं है। वो 6% मतलब 10 करोड़ लोग। तो आज जो 8 करोड़ लोग जोड़े गए हैं, उससे तो ये होगा कि जो लीगली रिक्वायर्ड है वो भी पूरा नहीं होगा। और वास्तव में आज जरूरत ये है कि वो लीगली मैंडेटेड से भी हम आगे जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आम तौर पे ठीक होते हैं, उनको भी आजकल बहुत दिक्कत हो रही है खाने पीने की। तो 8 करोड़ जोड़ा अच्छी बात है, वो भी केवल 2 महीने के लिए मेरे ख्याल से बहुत कम है। इसको यूनिवर्सल की तरफ ले जाना चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए। जिनके पास राशन कार्ड आज नहीं है, 50 करोड़ लोगों के पास, उनमें से 20-30 करोड़ जिनको जरूरत है, उनको 1 साल का राशन कार्ड दे दिया जाए।
दूसरी बात उन्होंने कही वन नेशन वन राशन कार्ड वाली। देखिए, सुनने में तो बहुत मीठा और अच्छा लगता है, लेकिन उसकी भी अगर गहराई में जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। अभी जो मजदूर सड़क पे चल के, हाईवे पे चल के घर जा रहे हैं, आप उनमें से किसी को भी पूछ लीजिए, बहुत कम के पास हाथ पे राशन कार्ड होगा। तो अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड लागू भी कर देते हैं, वास्तविकता ये है कि राशन कार्ड तो गांव में पड़ा है और मजदूर शहर में है। तो अगर वो शहर में इस्तेमाल करेगा तो गांव वाले भूखे रह जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक राशन की दुकान पे 100-500 जितने भी राशन कार्ड जुड़े हुए होते हैं। अगर कल से वहां पे मजदूर आने लग गया, माइग्रेंट प्रवासी मजदूर आने लग गया और डीलर उसको भी देने, कोटेदार उसको भी देने लग जाए, तो जो उसके पहले से राशन कार्ड वाले हैं उनको वो कहाँ से देगा? तो ये जो पूरी व्यवस्था बैठानी है, उसमें वो काफी बड़ा रिफॉर्म है। उसे हड़बड़ी में नहीं किया जा सकता। हड़बड़ी में करने से ये होगा कि अभी जो चीज लोगों की जान बचा रही है, जन वितरण प्रणाली, अगर वो पटरी से उतर गई तो लोगों को और दिक्कत होने की गुंजाइश है। प्रवासी मजदूर के लिए करने लायक जो चीज है वो सरकार ने नहीं की। वो उनको ये चाहिए था कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की तरह अम्मा कैंटीन, जो कम्युनिटी किचन या कैंटीन चलाई जा रही हैं, जहाँ पे कोई भी जाके खा सकता है, वो चलाना बहुत जरूरी है। अभी दिल्ली सरकार ने भी कुछ समय से शुरू कर दिया है, उसको एक्चुअली ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो नरेगा से संबंधित है। 64 करोड़ से 14 करोड़ गिर गया है रोजगार, और जो अप्रैल के महीने में तो सरकार ने काम बंद कर दिया, इसलिए लोगों को काम नहीं मिला। सरकार प्राइवेट सेक्टर को कह रही है कि आप मजदूरों को तनख्वाह दीजिए, लेकिन जहां पे वो खुद मजदूर लगा रही है नरेगा में, वहां पर उन्होंने मजदूर को कुछ नहीं दिया। एक चीज अच्छी अनाउंसमेंट में ये थी कि उन्होंने कहा कि मॉनसून के महीने में भी नरेगा के काम चालू रहेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, और इसको वास्तविक रूप में किया जाए तो लोगों का काफी बचाव होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो बारिश का मौसम है उसी में सबसे ज्यादा भूख होती है गांव में, क्योंकि पिछले साल का पूरा धान खत्म हो जाता है। तो मॉनसून के महीने में नरेगा जो चलाने की बात की है वो बहुत सही है मेरे हिसाब से। शुक्रिया रितिका खेड़ा। और अब बात मजबूर मजदूर की। देश भर में तालाबंदी हुई, मगर सड़कों को भला कौन ताला लगा सकता है। तमाम बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद मजदूर पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े, लेकिन इनमें से कितने सही सलामत घर पहुंचे, ये बड़ी बात है। आए दिन दिल दहला देने वाली दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। कई दर्दनाक हादसे पिछले कुछ दिनों में मजदूरों के साथ हुए। सुनिए हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। इन दिनों घर से बाहर निकलो तो अक्सर ही दिख जाती है सड़क के किनारे चलती चलती एक लंबी कतार। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, जवान लड़के, जो शायद इस वक्त किसी इमारत में पेंट कर रहे होते या किसी घर की दीवार में ईंट लगा रहे होते। अपने कांधे पर रेत और ईंट गारे का बोझ ढो रहे होते, लेकिन आज अपने ही सिर पर अपनी जिंदगी को उठाए हुए चले जा रहे हैं। जाने कब पीछे से आकर कोई गाड़ी इन्हें कुचल जाती है। जिंदगी की गठरी से मौत सड़क पर बिखर जाती है। सड़क पर एक लाल रंग की लकीर खिंच जाती है, जिसे जल्दी ही धूप सुखा देगी और डामर का काला रंग सोख लेगा और ये लोग घर लौट जाएंगे। आज सुबह एक ऐसा ही हादसा हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल दिया और 6 जान चली गई। ये लोग पैदल ही पंजाब से बिहार जा रहे थे, अपने घर की ओर। इनका कसूर इतना था कि इनको घर जाना था। इससे ठीक पहली रात को मध्य प्रदेश के गुना में 60 से अधिक मजदूरों का बस एक्सीडेंट हो जाता है। 8 मजदूरों की मौत हो जाती है। ऐसा ही हादसा बिहार के समस्तीपुर में होता है और दुर्घटना में 2 और मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। ये अभी पिछले 1-2 दिन की घटनाएं हैं, मगर 50 दिनों में कितना कुछ हुआ होगा। जाने कितने लोग कितना कुछ खोकर लौटे होंगे। जीवन फिर से उनके लिए सामान्य हो पाएगा, ये सोचकर उदास होने के बजाय सवाल ये उठता है कि सरकार आखिरकार इन लोगों के प्रति इतनी उदासीन क्यों है। माधुरी, आज तक रेडियो। बेबस बेसहारा मजदूरों का बड़ा हिस्सा बिहार से है।
देश के अलग अलग कोनों में फंसे ये मजदूर और इनका परिवार अब किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं और कई खतरे और जोखिम उठाकर ये जैसे तैसे घर पहुंच भी रहे हैं, कुछ सरकारी सुविधा के जरिए तो कुछ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर। राज्य सरकारों ने बसें और ट्रेनें भेजकर अपने मजदूरों को वापस भी बुलाया है, लेकिन बिहार सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, यही समझा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इंडिया टुडे हिंदी के विशेष संवाददाता मंजीत ठाकुर से। अगर सिर्फ बिहार सरकार की बात की जाए तो सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, जहां जहां से ये मजदूर बिहार को लौटने के लिए चल रहे हैं, उन सभी राज्य सरकारों का रुख बिहार सरकार जैसा ही रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार सरकार का भी रुख वैसा ही रहा है जहां ये मजदूर काम करने गए हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश के इलाके हो। असल में बिहार सरकार जो है वो प्रशासनिक रूप से कहीं न कहीं चूक रही है इस पूरे कार्यकाल में। अगर आपको कहें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जो शेल्टर होम था, उस पर उसकी बात करें, या मुजफ्फरपुर में ही चमकी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चे मरे, या पटना में जो बाढ़ आई उसकी बात करें, कम से कम इन 3 बड़े मुद्दों पर राज्य सरकार नाकाम नजर आई। और वही नाकामी इस बार प्रवासियों को लेकर के भी थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री को जब 27 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बारी आई बोलने की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भारतीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान पढ़ के सुनाने शुरू किए और उन्होंने कहा कि जब बंदी है तो सबके लिए बंदी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं चाहते थे, किसी भी तरह ये नहीं चाहते थे कि बिहार सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर के आए। जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं उनके लिए ये मजदूर वहां की इकोनॉमी में योगदान देते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन ये सरकारें जरूरत होते हुए भी इन बिहारी मजदूरों को पसंद नहीं करती। इसलिए नहीं पसंद करती हैं क्योंकि वहां के लोकल लोगों का जो रोजगार है उसमें हिस्सेदारी ये प्रवासी मजदूर बटाते हैं। इन मजदूरों के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, जहां तक इन मजदूरों के लिए रास्ते का सवाल है, हम शायद इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि इन मजदूरों को रोजगार के लिए अगर सब लॉकडाउन खत्म होते हैं और सारी सुविधाएं फिर से शुरू होती हैं, तो उनके जो टारगेट जो राज्य थे ना, जहां पे ये काम करते थे, वहां जाना पड़ेगा। बिहार में रह करके, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह करके, मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करूं तो सिर्फ बिहार में इनके लिए नौकरी नहीं है। इन नौकरी का मतलब मैं जॉब्स की, रोजगार की बात कर रहा हूं। वहां पे मार्केट नहीं है, वहां की इकोनॉमी नहीं है, वहां के सरकार के पास न तो नीयत है। अब सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेजेस जरूर फैलाए जा सकते हैं कि इनको रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में इनके लिए रोजगार नहीं है। करीब करीब 38-39 लाख लोग बाहर निकलते हैं मजदूरी करने के लिए। निदा फाजली का एक शेर है जो मुझे याद आता है कि सफर है तो धूप भी होगी, जो चल सको तो चलो। मजदूरों को वापस लौटना पड़ेगा। अभी निर्मला सीतारमण ने आज जो उन्होंने घोषणा की है कि मनरेगा में काम दिलवाने की घोषणा उन्होंने की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्दी ये काम नहीं शुरू किया गया, और ये मनरेगा एक अस्थायी किस्म का जवाब होगा। 100 दिन की बात की जाती है रोजगार गारंटी की, औसत तो 47 दिन का ही है जो मिल पाता है, और प्रवासी मजदूरों को कैसे फिट करेंगे उसमें, ये भी देखना है। जानकारी दे रहे थे मंजीत। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के लिए बुक किए गए सभी टिकट्स को रद्द कर दिया है। इन टिकट्स का पैसा भी रिफंड कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेन्स पर असर नहीं होगा और वो जारी रहेंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं आज तक संवाददाता मिलन शर्मा। जहां तक टिकट कैंसिलेशन का सवाल है, फिलहाल रेलवे ने कुछ टिकट जो पहले से बुक की हुई थी वो ही कैंसिल की है, और ये कैंसिलेशन टिकट वो वाली हैं जो पहले से जिनकी बुकिंग्स एक्सटेंड की गई थी, लेकिन इसके बाद अब जो नई बुकिंग्स हैं वो ली जाएंगी। और जितने लोगों ने पुरानी बुकिंग्स हैं जून 30 तक, वो सारी कैंसिल की गई हैं। तो किसी भी ट्रेन की वो बुकिंग हो वो कैंसिल की गई है। और उसके बाद यही पैसेंजर्स जिन्हों की टिकट्स कैंसिल हुई उन्हें फ्रेश बुकिंग करानी होगी, और जो भी पैसा होगा वो रेलवे IRCTC के थ्रू रिफंड कर दे। इससे ये संकेत मिलता है कि अब धीरे धीरे रेलवेज भी अपनी ऑपरेशंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं,
क्योंकि अब हमें सोचना होगा कि लॉकडाउन किस तरीके से ग्रेडेड वे में खोलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई डेट जारी नहीं की गई है कि कब नई ट्रेनें, जो स्लीपर क्लास की ट्रेनें हैं या फिर एसी चेयर कार ट्रेनें हैं, वो कब शुरू होंगी। लेकिन हर तरीके से रेलवेज अपनी तैयारी रख रहा है कि जैसे जैसे नई नई बुकिंग्स आती रहेंगी वैसे वैसे वो अपनी ट्रेन की सुविधाएं शुरू करने में सक्षम रहेंगे। शुक्रिया मिलन शर्मा। बुलेटिन में आगे बताएंगे कल चढ़ा बाजार आज क्यों लुढ़क गया, लेकिन उससे पहले बात भारतीय सेना के प्रस्ताव की, जिसके तहत आम लोग भी 3 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत लोगों का सेना ज्वाइन करना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, यानी कोई अनिवार्यता नहीं होगी। अभी ये प्रस्ताव ही है, इसे मंजूरी नहीं मिली है। हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने डिफेंस की खबरों पर नजर रखने वाले द ललन टॉप के संवाददाता निखिल वाट से बात की और पूछा इस प्रस्ताव के पीछे की कहानी है क्या। सेना में चल रहे पत्राचार की जो जानकारी मीडिया में सामने आई है, उसके मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी एक तरह की इंटर्नशिप होगी, जिसमें आप अफसर और जवान दोनों तरह के पदों में शामिल हो पाएंगे। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, मतलब जितने जवान और अफसर इंडियन आर्मी के पास हैं उतने किसी के पास नहीं है, किसी और देश के पास। इसका एक अनचाहा असर ये होता है कि सेना के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होता है। 10 साल में तीनों सेनाओं का पेंशन बजट 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है। 2005-06 में जहां इस पर 12,715 करोड़ खर्च होते थे, वहीं इस साल यानी कि साल 2020-21 में इसके लिए 1,33,000 करोड़ का बजट रखना पड़ा है। सेनाओं में आधुनिक साजो सामान की खरीद के लिए पैसा रक्षा मंत्रालय के कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड से आता है। इस साल का पेंशन बजट इस रकम से भी 15,291 करोड़ ज्यादा है। तनख्वाह पर खर्च अलग है, मतलब जितना पैसा हम आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होता है। इसीलिए तीनों सेनाएं इसे कम करने में लगी हैं। थल सेना में चूंकि सबसे ज्यादा लोग हैं, बजट कम करने का दबाव वहां सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा प्रस्ताव थल सेना में पहले आया। इसमें बताया गया है कि 17 साल सेवा करने वाले एक जवान की जगह अगर टूर ऑफ ड्यूटी वाले सैनिक को लगाया जाए तो 11.5 करोड़ रुपए की बचत एक जवान पर होगी। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की तरह है तो उसमें पेंशन नहीं होगी। तो ये प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं को थ्रिल और सेना के एडवेंचर से रूबरू कराने से ज्यादा पैसा बचाने के बारे में है। निखिल, सिविलियंस को सेना में लेने के पीछे असल में विचार क्या है? दुनिया भर में जहां जहां सिविलियंस को सेना में लिया जाता है अस्थायी तौर पर या एक तरह की ट्रेनिंग कई जगहों पर मैंडेटरी है, तो दुनिया भर के उदाहरणों के संदर्भ में इसके पीछे असल में विचार क्या देखा जाता है? सिविलियंस को सेना में लेना विचार के स्तर पर नया नहीं है। भारत में प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी है, जिसमें आम लोग हर साल कुछ वक्त वर्दी में सेवाएं देते हैं, कैंप्स अटेंड करते हैं और उसके बाद वो अपनी आम जिंदगी में लौट जाते हैं, जिस पेशे में होते हैं वही करने लगते हैं। ये इसीलिए होता है ताकि आपात स्थिति में ये जो टेरिटोरियल आर्मी के लोग हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बन सके। एक उदाहरण हमारे पास इजराइल का है, जहां 18 साल की उम्र के बाद 2 साल 8 महीने की अनिवार्य सेवा फौज में देनी होती है पुरुषों को, महिलाओं के लिए 2 साल है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लोग अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकेंगे। अब आते हैं बेरोजगारी, राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसे शब्दों के जिक्र पर। तो इन्हें उस नोट में पढ़ना कुछ अजीब लगा। पूरी दुनिया में देश युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोग फौज में जाना नहीं चाहते हैं। भारत में चूंकि सेना में मिलने वाली तनख्वाह और सुविधाएं दूसरे पेशों में तेजी से कम हो रही हैं, तो लोग सेना की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपको जो भर्ती रैलियां होती हैं उसमें दिखता है। तो ये प्रस्ताव युवाओं को सेना की तरफ खींचने से ज्यादा उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जरूरत है लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है। क्या ये सेना की क्षमता पर किसी तरह का प्रभाव डालेगा, इस पर फिलहाल राय बटी हुई है, अभी बताना मुश्किल है। शुक्रिया निखिल वाट। सरकार ने कहा है कि कोरोना से राहत के लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाएगा। इसमें पहले घोषित पैकेज भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन पैकेजेस की डिटेल देश के सामने रख रही हैं। सरकारें इससे पहले भी आर्थिक पैकेजेस लाती रही हैं। बीते वर्ष ही सरकार की तरफ से 4 बड़े फाइनेंशियल पैकेजेस की घोषणा की गई थी। आखिर उनका क्या हुआ और धरातल पर इसका कितना असर दिखा, बता रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी।
ये हमें समझना पड़ेगा कि सरकारें पैकेज बड़े बड़े लेकर आती हैं और हम उन पैकेजों की संख्या में खो जाते हैं। जैसे कि पिछले साल सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज डिक्लेयर किया था कि अगले 5 साल 7 साल तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत का तो इतना बजट भी नहीं है, भारत का तो टोटल बजट 30 लाख करोड़ रुपए है। तो हमको लगा कि जैसे सरकार के पास 100 लाख करोड़ रुपए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देगी, ऐसा नहीं था। वो पैकेज ये था कि 100 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनाया गया था जिसमें अधिकांश पैसा बैंकों से आना था, पर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कर्ज देने को तैयार नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी, उनके पास रिटर्न नहीं थे, तो वो पैकेज जहां का तहां रह गया, अभी भी वो कागजों में सुरक्षित है। सरकार ने एक पैकेज रियल एस्टेट सेक्टर के लिए घोषित किया था जिसमें उनको 30-40 हजार करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया था कि अगर रियल एस्टेट कंपनियां अपने प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना चाहती हैं तो वो निर्धारित शर्तों के तहत उस फंड से पैसा ले सकती हैं। वो फंड भी बैंकों के जरिए उन्हें मिलने वाला था। रियल एस्टेट कंपनियों को अपने मकान बिकने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई थी, इसलिए वो फंड जहां का तहां रह गया। या इसके अलावा एमएसएमईज के लिए कुछ और घोषणाएं की गई थी फंड और पैकेज के तौर पर। तो जो पैकेजेस डिक्लेयर होते हैं उन पैकेजेस का क्रियान्वयन, उन्हें आगे लाना और उन्हें लागू करना महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर हम जब पैकेजों की बड़ी बड़ी बात सुनते हैं तो उसमें अधिकांश पैकेज फाइनेंशियल या मॉनेटरी पैकेज होते हैं, फिस्कल पैकेज नहीं होते हैं, यानी कि बैंकों के जरिए कर्ज दिलाने की व्यवस्था की जाती है। सरकारें आमतौर पर यह करती हैं, पर हमें हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज देना और कर्ज लेना बैंक और ग्राहक के बीच के रिश्ते पर निर्भर होता है। इसमें सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती। बैंक अगर किसी को कर्ज देना चाहेगा तो बैंक अपनी शर्तें पूरी करवाएगा, कोई कर्ज लेना चाहेगा तो वो बैंक की शर्तें पूरी करेगा। उसे कर्ज की जरूरत होगी कि नहीं होगी, कर्ज पर ब्याज दर कितनी होगी, ये बैंक तय करेगा। इसलिए जो फाइनेंशियल पैकेजेस होते हैं उनमें केवल सरकारें कभी कभी संकट में गारंटी जैसी कुछ सुविधाएं दे सकती है, जो वो गारंटी जैसी सुविधाएं इस लोन के पैकेज में दी हैं। अब जैसे 3,70,000 करोड़ रुपए का ये जो पैकेज है, इसमें सरकार ने गारंटी दी है, और गारंटी का मतलब ये है कि यदि ये लोन लेने वाले डिफॉल्ट कर जाते हैं, समझना जरूरी है, अगर वो लोन नहीं देते हैं, चुकाते नहीं है, तो वो जो डिफॉल्ट का पैसा होगा वो इन्हें पे करना पड़ेगा। बैंक अभी इसकी शर्तें तय करेंगे और शायद जितने भी लोग इस व्यवस्था के तहत लोन लेंगे उन्हें 1 साल मूलधन का मॉरिटोरियम मिलेगा, ब्याज का मॉरिटोरियम नहीं मिलेगा। यानी 1 साल तक वो अपने मूलधन को नहीं चुकाएंगे, लेकिन 1 साल बाद उन्हें वो पूरा ब्याज वैसे ही चुकाना पड़ेगा इस पैकेज में, जैसा कि अभी हमने होम लोन और ऑटो लोन के संदर्भ में देखा था। अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं, अगर ये सारे लोग डिफॉल्ट करते हैं, तो सरकार को इनकी गारंटी का पैसा बैंकों को देना पड़ेगा। पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारतीय सिस्टम में डिफॉल्ट रेट कितना है बैंकों का, 15 से 16% है। तो सरकार के बजट के ऊपर ज्यादा बड़ा हिट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहला शर्त तो यह है कि कितने लोग ये लोन लेंगे, फिर उसमें कितने लोग इस लोन पर डिफॉल्ट करेंगे, ये लंबे दौर की व्यवस्था है। तो पैकेज आमतौर पर जब फाइनेंशियल या मॉनेटरी होते हैं तो वो डिस्क्रिशनरी हो जाते हैं, विवेकाधीन हो जाते हैं। उनका क्रियान्वयन, उनका असर और मांग पर उनका असर बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है। पैकेज जब फिस्कल होते हैं, सीधे टैक्स में रियायत दी जाती है, सीधे पैसा लोगों के हाथ में दिया जाता है, तो उनका असर तात्कालिक और तुरंत दिखाई देता है। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। और अब बात शेयर बाजार की। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के अगले दिन बाजार में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज दूसरे ही दिन शेयर मार्केट फिर से गिरकर खुले और बंद हुए। बाजार की इस चाल को समझिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर से। भारतीय शेयर बाजार के आज के रिस्पॉन्स को देखते हुए माना जा सकता है कि बाजार इस राहत पैकेज से बुरी तरह निराश थे। जब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, तो हमने देखा था कि अगले दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2% से ज्यादा की बढ़त के बंद हुए। लेकिन आज जब उसकी पहली किस्त आई तो शायद ये पैकेज वैसा नहीं था जैसा कि बाजार उससे उम्मीद लगाए बैठा था, और यही कारण था कि आज सुबह से ही बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और फाइनली 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। ये गिरावट केवल सेंसेक्स में नहीं थी, बल्कि चौतरफा अगर आप देखें तो जितने भी बड़े सेक्टर्स थे, जितने भी बड़ी कंपनियां थी, लिस्टेड कंपनियां जो सेंसेक्स में हैं, उनमें सब में ही मोटे तौर पर गिरावट देखी। 4-5 शेयर ऐसे थे जो बढ़त के साथ बंद हुए। एक बड़ी चीज आज के बाजार में समझने वाली ये है कि आज बैंकिंग शेयरों में, फाइनेंशियल शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि जो राहत पैकेज है वो कहीं ना कहीं हर तरह से बैंकों के ऊपर निर्भर होता दिख रहा है। हर तरीके से अगर आप देखें तो पावर कंपनियों को बेल आउट देने की बात हो, एमएसएमईज को सहारा देने की बात हो, हर जगह ये कहा गया है कि बैंक उनको कर्ज देंगे, बैंक उनको लेंड करेंगे। अब अगर बैंक कर्ज देंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कर्ज होंगे ये बहुत भरोसे के साथ नहीं दिए जा सकेंगे। सरकार ने ये भी बोला है कि बैंक लो ग्रेड के बॉन्ड को भी सब्सक्राइब करेंगे जो AA कैटेगरी से नीचे के हैं। इसके अलावा बहुत सारे एमएसएमईज को भी लोन देने की बात कही है, फंड्स ऑफ फंड बनाने की बात कही है। लेकिन अगर आप इस
पूरे राहत पैकेज का जो कल का था या आज भी था, उन सब में कहीं ना कहीं जो चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये ज्यादातर राहत पैकेज बैंकों के सहारे इकोनॉमी को देने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर इससे बैंकों पर दबाव बढ़ेगा, बहुत सारे एनपीएस बढ़ने का खतरा तुरंत इसके बाद ही बढ़ जाता है। यही वजह थी कि आज के बाजार में बैंकिंग शेयरों में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखें राहत पैकेज क्या वाकई ऐसी उम्मीद थी, तो वो नहीं थी, और यही कारण था कि राहत पैकेज की पहली किस्त आने के बाद तो जो भी जोश था राहत पैकेज को लेकर बाजार में वो ठंडा होता दिखा और दूसरे दिन बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुए। शुक्रिया शुभम शंकरधर। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो पर आपके लिए कई पॉडकास्ट हैं। आप फ्रंटलाइनर्स में कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के अनुभव सुन सकते हैं। किस्सा गोई में आपके लिए कई दिलचस्प किस्से भी हैं। हम तक पहुंचना बहुत आसान है, बस गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट। और हाँ, अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा कई अन्य ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया ऋतुराज ने और आप तक पहुंचाया सचिन द्विवेदी ने। अब मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।